ठीक होने में लगभग 5 महीने लग गए, जिसमें से 6 जानवर खत्म भी हो गए। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर फार्मिंग एजुकेशन हब YouTube चैनल देखने वाले व्यूवर्स को अपना परिचय दीजिए, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का फुल एड्रेस बताइए। मेरा नाम विनीत कुमार पांडे है। मैं प्रयागराज के जनपद के कौड़ियार ब्लॉक के उल्दा ग्राम से हूँ। अच्छा, मेरी डेयरी का नाम कामधेनु डेयरी प्रोडक्ट है। कामधेनु डेयरी प्रोडक्ट है जी। तो सर आप डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में कब इन्वॉल्व हुए? मैं सन 2008 में इन्वॉल्व हुआ हूँ। सन 2008 में आप इन्वॉल्व हुए। इसके पहले का आपका बैकग्राउंड क्या था? इसके पहले मैं राइस मिल का काम करता था, ईंट भट्टे का मेरा ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम था। अच्छा, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब ईंट के भट्टे का भी काम था। जी। अच्छा, तो आप ईंट के भट्टे का काम और राइस मिल जैसी बड़ी कंपनियों का काम छोड़ करके क्यों डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में आ गए? एक्चुअली शुरू से ही एनिमल के प्रति लगाव था और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फील्ड था, इसलिए इसमें जाना पसंद किया। चैलेंजिंग फील्ड था तो आपको पता था कि पहले से चैलेंजिंग फील्ड है और इसमें चैलेंज ही करना है। एक्चुअली इसमें एक चीज़ था कि हर बिजनेस का ईंड हो सकता है, बट इस बिजनेस का ईंड नहीं है। दूध का कभी कोई विकल्प नहीं है। हाँ हाँ। इसलिए ये बिजनेस लाइफ टाइम चलता रहेगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि सन 2008 में आपने डेयरी फार्म की नींव रखी, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया और कहाँ से आपको आया कि हम डेयरी फार्मिंग करते हैं? मतलब किसको देख के आपको लगा कि हम डेयरी फार्मिंग करते हैं? ये खुद का ही विचार था। मैं पहले एनडीआरआई करनाल में ट्रेनिंग के लिए गया, जहाँ पे मैं 15 दिन की पशु पोषण एवं पशु प्रबंधन में ट्रेनिंग ली। उसके बाद वहीं से मैं गाय भी परचेज करके लाया। फिर वहाँ से जो मुझे सेट की डिज़ाइन मिली थी, उस डिज़ाइन से मैंने डेयरी फार्म को बनाया और फिर वहीं से मैं गाय खरीद के ले आया था। अच्छा, आप एनडीआरआई ट्रेनिंग करने गए थे, बट वहाँ विचार आया आप ट्रेनिंग भी किए, वहीं सेट कंस्ट्रक्शन का जो था सारा मॉडल बना के लाए और गाय भी परचेज करके लाए। एक्चुअली मैं हरियाणा रीजन और पंजाब रीजन में गाय अच्छी मिलती है, क्योंकि एक डेयरी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी ब्रीड जो है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। डेयरी के जो 3 मूल मंत्र हैं, पहला तो ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, दूसरा फीड अच्छा होना चाहिए, तीसरा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी डेयरी सक्सेस हो सकती है। अच्छा जी, जो वहाँ से जो शेड कंस्ट्रक्शन का आप प्लान लेके आए थे, जो मॉडल बनवाए थे, लगभग कितने एनिमल का प्लान किया था आपने? मैं उस समय 20 एनिमल का बना के ले आया। 20 एनिमल का लेके आए थे प्लान। और आप वो परचेज करके कितने लाए थे? 10 एनिमल। 10 एनिमल। लगभग क्या रेट के लाए थे? मैं उस समय 40,000 रुपये एनिमल ले आया था। तो लगभग आपको जो आप 40,000 पर एनिमल लेके आए थे, एक गाय की दूध की उत्पादन कितनी थी? एक दूध गाय जो उस समय औसतन दूध देती थी वो लगभग 14 लीटर था। 14 लीटर था। जब सर आप 2008 में जब आप एनिमल परचेज करके लाए थे, तब हरियाणा में हाई मिल्किंग एनिमल अवेलेबल नहीं थे क्या? हाई मिल्किंग एनिमल अवेलेबल थे, बट वहाँ पे ये था कि हम उसको यहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर में मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा। दूसरा उनका फीड था, जो फीड वहाँ पे थे वो उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए पहले छोटे से ही शुरुआत करनी थी, इसलिए कम हाई मिल्किंग एनिमल को नहीं ले आए थे वहाँ से। अच्छा, तो आप जो है 40,000 के हिसाब से 10 एनिमल परचेज करके लाए। जी। लगभग 4 लाख रुपए तो आपके एनिमल हो गए थे। जी। और आपका जो है भाड़ा कितना लग गया था? भाड़ा उस समय 18,000 रुपये लगे थे। 18,000 रुपये लगा था। तो अब ये बताइए आपके डेयरी फार्म में अब कितने एनिमल हैं? मेरे डेयरी में इस समय 94 एनिमल है। 94 एनिमल है। मिल्किंग में 60 एनिमल हैं। अच्छा, बाकी हीफर्स कितने हैं? हीफर हैं 34। 34। तो जब आप वहाँ से आए तो आपने जो आपका सेट कंस्ट्रक्शन है वो आपका 2008 का ही सेट कंस्ट्रक्शन है? नहीं, फिर मैं उसको धीरे धीरे बढ़ाता गया, जैसे एनिमल बढ़ते गए वैसे मैंने सेट कंस्ट्रक्शन को बढ़ाते गया। अच्छा, पुराना वाला सेट आपका कौन सा है? ये सामने वाला। यही वाला ही है। हाँ। अच्छा, उसी में ऐड करते गए। उसी में ऐड करते गए। तो फिर इसको जब वहाँ से लेके आए, वहाँ पे बनाया आपने, यहाँ पे बनाया? पहले जब हम वहाँ से जानवर ले आए तो हम बहुत परेशान हुए, सारे एनिमल बीमार होने लगे। फिर ये सारी दिक्कतें थी। ऑफ फीड रहते थे, चारा नहीं खाते थे, जितना दूध वहाँ पे देखा था उतना दूध भी नहीं दे रहे थे। फिर उन जानवरों को सेट होने में यहाँ 3 महीने लग गए। 3 महीने लग गए। तो जब आपने सर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था डेयरी में, तो लगभग कितने लाख की इन्वेस्ट हो गई थी आपकी? शेड, एनिमल, सारा कुछ? तब उस समय लगभग 6.5 लाख रुपए लग गए थे। 6.5 लाख रुपए। शेड भी बन गया था जी। और एनिमल भी आ गए थे, सारा कुछ ओके हो गया था। अच्छा जी, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं चैलेंजिंग की। जैसे आप बता रहे थे कि हमें जब वहाँ से एनिमल लेके आए तो सेट नहीं हो रहे थे, दाना नहीं खा रहे थे, दूध नहीं दे रहे थे। फिर आपने जो है डेयरी फार्मिंग में क्या सीखा? डेयरी फार्मिंग में ये है कि जैसे आप जहाँ से एनिमल ले आते हैं, सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे वो जो फीड खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वो फीड यहाँ आपको अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, इतना रास्ते में आते हैं, लगभग 750 किलोमीटर चलते हैं, तो उनमें एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। अच्छा। वो स्ट्रेस खत्म होना चाहिए।
और दूसरा जो है कि मतलब जानवर थोड़ा सा लेट हो, मतलब अर्ली ब्याया हुआ रहता है, वैसे ही निगेटिव एनर्जी में रहता है। जब उसको आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो और निगेटिव एनर्जी में चला जाता है, जी। देन उससे दिक्कत होती है। अच्छा, तो ये सब आपने सीखा कि डेयरी में इन सब कामों में ध्यान देना जी। चाहिए। अच्छा जी। सर जैसे आपने बताया कि आप एनडीआरआई गए, वहां से ट्रेनिंग लिया, वहां आपने क्या क्या सीखा? एनडीआरआई में तो सबसे पहले सिखाया गया कि हमें अपना फॉर्म कैसे बनाना है, फिर हमें एनिमल कैसे रखने हैं, उनकी ब्रीडिंग सिस्टम, उनकी डिसीज़ की विषय में, और सबसे बड़ा चीज़ है उनका वैक्सीनेशन टाइमली होना चाहिए, क्योंकि एनिमल का इनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तब भी बहुत सारे लॉसेस हैं डेयरी में। टिक्स कंट्रोल होना चाहिए फॉर्म का, और उनका न्यूट्रिशन फीड होना चाहिए। जी। ये सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, तो उसको जो आप ट्रेनिंग में सीख के आए हैं उसको कितने हद तक आप अपने फार्म में इम्प्रूव कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं 100% अप्लाई हो, मगर 70% तो अप्लाई होता ही है। 70% अप्लाई कर रहे हैं आप? जी। अच्छा जी। तो जैसे आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया सन 2008 में, तो आपके डेयरी फार्म में बीमारियां आई, तो आपने उनको कैसे फेस किया? बीमारियां एक बार तो एफएमडी की 2016 में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, इस पूरे एरिया में था। उस वजह से वैक्सीनेशन हुआ था, उसके बाद भी यहाँ पे पूरे एफएमडी फैल गया। अच्छा। देन उसके बाद तो काफ़ी मुश्किल लगा कि पूरी डेयरी बंद हो जाएगी। लगभग 59 एनिमल में एफएमडी से प्रभावित थे। फिर धीरे धीरे उनको उनका केयर करते करते उनके नीचे क्या कहते हैं, मिट्टी डाल के, उनके पैर में पोटेशियम परमैंगनेट की दवा डाल डाल के किसी तरीके से वो धीरे धीरे ठीक हुए। मतलब लगभग उनको ठीक होने में लगभग 5 महीने लग गए, जिसमें से 6 जानवर ख़त्म भी हो गए। मेन प्रॉब्लम आपको एफएमडी की ही आई? एफएमडी अभी लंपी भी जैसे था, तो लंपी में तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रखा था। एक एनिमल का था, उसको यहाँ से फॉर्म से दूर रख दिया था, देन लंपी सेपरेट नहीं हो पाई थी डेयरी में। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके पास लगभग 94 एनिमल हैं जी, तो लगभग जो आपकी संख्या है कैसे बढ़ती गई? जैसे हमने पहले तो शुरू में हमारा काफ़ी गड़बड़ चल रहा था कि साल में एक बच्चा नहीं ले पा रहे थे जी। तो फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट, ब्रीडिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया, सीमन की क्वालिटी बेटर की, इन सब चीज़ों पे ध्यान किया, मिनरल एडिशनल किया। तो फिर हमें लगभग एवरेज 10 में से 8 गायों में एक साल में एक बच्चा आ जाता है, जिससे हमारे यहाँ हीफर्स की संख्या मेंटेन रहती है। दूसरा, हमने सेक्स सीमन इस्तेमाल किया, जिससे फीमेल हीफर आ रहे हैं। अच्छा, आपने सर सीमेन कहाँ से परचेज किया? सीमन हमने एसएजी से परचेज किया। एसएजी ये कहाँ पड़ता है? सलवन में। सलवन में। आपके यहाँ से सलवन कितना दूर है? हमारे यहाँ से 94 किलोमीटर है, एनडीडीबी का सेंटर है। अच्छा, तो आप जैसे आपने बताया कि आप सलवन से लेके आते थे सीमेन जी। तो लगभग क्या रेट पड़ता है? सीमन के जो 3 स्टार के सीमन है वो 130 रुपए के, नॉर्मल सीमन 60 रुपीज़ के मिलते हैं। अच्छा, तो उसी से आपने, जैसे आपने 10 एनिमल परचेज किया था करनाल से, उसी से बढ़ते चले गए? जी। कहीं से आपने बाहर से नहीं लिया? बाहर से इसमें एनिमल लाए हैं, लगभग 20 एनिमल आए हैं, इसमें से हमने कुछ सेल भी किए हैं एनिमल। अच्छा, जैसे आप वहां से लेके आए और मैं आपके फार्म में देख रहा हूँ कि साइलेज भी पड़ा हुआ है, तो साइलेज कहाँ से आप लेकर आते हैं या बनाते हैं? साइलेज एक्चुअली हम लोग बना नहीं रहे हैं, अभी हम लोग साइलेज गोदरेज से परचेज कर रहे हैं। गोदरेज से? जी। अच्छा जी, तो क्या रेट मिल रहा है आपको? गोदरेज का एक्स फैक्ट्री रेट 6 रुपए है, और विद ट्रांसपोर्टेशन यहाँ के 7 रुपए 12 पैसे का पड़ रहा है। 7 रुपए 12 पैसे जी। आपके फार्म तक पहुँचने जी। तक? अच्छा जी। आप अपने एनिमल को फीड में क्या खिलाते हैं? फीड में हम इन्हें हरा चारा रहता है तो हरा चारा देते हैं 15 केजी पर एनिमल जी। या तो साइलेज रहता है तो 10 किलो साइलेज देते हैं, और जितना दूध देते हैं उसका, जैसे 20 लीटर दूध है तो इनको 10 किलो राशन दिया जाता है। अच्छा। और ड्राई मैटर जो इनको भूसा या पुआल है वो लगभग एक एनिमल को 4 केजी दिया जाता है। एक एनिमल को 4 केजी? जी। वैसे आपका रूटीन हो जाता है डे का, मॉर्निंग का और इवनिंग का? इवनिंग का। अच्छा जी, तो ड्राई पाउडर आप स्टोर करते हैं या आप मंथली मंगाते हैं? नहीं, स्टोर रखते हैं। स्टोर रखते हैं। लगभग आपके पास लैंड कितनी है टोटल? मेरे पास 18 बीघे है। आपके पास 18 बीघे हैं। तो डेयरी में लगभग कितने बीघे लगाए हैं आप? 5 बीघे। 5 बीघे। 5 बीघे में हरा चारा रहता है? जी। हरे चारे में आप क्या बोते हैं? हरे चारे में बरसीम बोते हैं और चरी बोते हैं। बरसीम और चरी? जी। अच्छा, तो कभी आपने ये प्लान नहीं किया कि साइलेज बना लेते हैं, आप बाहर से परचेज कर रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ बना लें? अब ऐसा कॉन्सेप्ट है बनाने का खुद का। अच्छा, जैसे कुछ डेयरी फार्मर मिलके अगर आप प्लान करते हैं साथ में तो बना सकते हैं। जी जी जी। हेल्प हो जाएगी, और लगभग मुझे लगता है 2-3 रुपए किलो आपकी लागत आएगी अगर आप बनाते हैं साइलेज।
3 नहीं तो फिर भी 4 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। 4 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी अगर आप बनाते हो। जी। अच्छा जी, तो आपका प्लान है फ्यूचर में कि हम जी। साइलेज बनाएंगे। लगभग आपके डेयरी फार्म में कितने दूध का उत्पादन होता है? 700 लीटर। 700 लीटर मॉर्निंग और इवनिंग का मिला करके। जी। पीक टाइम में कितना हाई से हाई गया है? 800। 800। बाकी आप मेंटेन रहता है आपके डेयरी फार्म का जी, मिल्क? ऐसे ही रहता है। जैसे घटता है मिल्क तो क्या करते हैं? घटता है मिल्क तो हम बाहर से कुछ परचेज करते हैं। बाहर से एनिमल परचेज कर लेते हैं। बाकी आप काफ तो पाल ही रहे हैं, जी। फर्स्ट जो है पाल ही रहे हैं अपने फार्म में। आप दूध कहाँ सेल करते हैं? दूध इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ सेल करते हैं? बमफोर्डगंज। बमफोर्डगंज। लगभग डेयरी फार्म से कितना दूर है? यहाँ से 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर है। तो क्या रेट से आप सेल कर रहे हैं? 50 रुपए। 50 रुपए। जब आपने 2008 में डेयरी स्टार्ट किया था तब आप क्या किस रेट पे सेल कर रहे थे? 16 रुपए लीटर। 16 रुपए लीटर, मतलब तिगुना हो गया, तिगुना से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जैसे मैं डेयरी फार्मरों के मुंह से सुनता हूँ कि डेयरी में पैसा नहीं है, बहुत दाना महंगा हो गया, भूसा महंगा हो गया है, पशु भी महंगा हो गया है, और एनिमल पालना आज की डेट में भाई मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। तो आप उस बात को किस हद तक अपने डेयरी फार्म में कामयाब बना रहे हैं? अभी पिछले 2 सालों से फीड के रेट दोगुने हो गए हैं। हम्म। तो मिल्क का रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ा, क्योंकि जो रेट 2000 में था वही लमसम 2 रुपए एडिशनल है। वो 48 था तो वो 50 हुआ है जी। बट उस हिसाब से अभी दूध का रेट 70 रुपीज होना चाहिए। अच्छा। इस वजह से लॉसेस है। जैसे कि आपके डेयरी फार्म में 700 लीटर दूध का उत्पादन होता है, 7 कुंटल दूध का उत्पादन होता है, तो लगभग आप 50 रुपए की रेट से बेचते हैं, तो लगभग 35 हजार रुपए का आप बेच लेते हैं। आपके फार्म के खर्च के बारे में बात कर ले तो लगभग एक दिन का खर्च कितना आ जाता है? 26,000। 26,000, 26,000। आप सारा कुछ लिखते हैं रिटर्न में कि सारा कुछ हिसाब रहता है आपके पास? जी। तो आपको पता है कि आपके डेयरी फार्म में लगभग 26,000 का खर्चा होता है, तो लगभग कितना बच जाता है? अब उसी में लेस कर लीजिए आप। मतलब 8-9 हजार रुपए रियल में बच रहे हैं या ऐसे कह रहे हैं आप? रियल। 2,70,000 बच रहे हैं या क्या आप ऐसे ही बोल रहे हैं कैमरे के सामने? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा। नहीं, क्योंकि डेयरी फार्मर बोलते हैं ना कि भाई बोलने में क्या जाता है, बोल दिया, बट आप मिल्क का प्रोडक्शन भी ले रहे हैं इसलिए इनकम भी हो रही है आपको। जी। अच्छा जी, तो आप फिर नए डेयरी फार्मर को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म में कैसे कामयाब हो आपकी डेयरी तरह? फार्म में कामयाब होने के लिए सबसे पहला तो आपको उसके विषय में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जी। और दूसरा आप फुली उसके लिए डिवोटेड होने चाहिए, क्योंकि ये मशीनरी है नहीं कि इसमें आप ऑयल डालेंगे चल जाएगी। हाँ। इनको आपको डेली का डेली विजिट करना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा आपकी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, फीड अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ये सब अगर आप अच्छा करते हैं तब आप डेयरी फार्मिंग में कामयाब हो सकते हैं। जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने 2008 में डेयरी स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अपने डेयरी फार्म को आपने कामयाब बनाया। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।